वर्ल्ड कप के एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगाकर पाकिस्तान को जिताने वाले क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की ये जीत गाजा पट्टी के मुस्लिम भाइयों और बहनों को समर्पित है। और इसी ट्वीट में उन्होंने हैदराबाद के लोगों का भी पाकिस्तान की टीम का सपोर्ट करने के लिए और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए यानी खातिरदारी करने के लिए भी धन्यवाद किया है। और आप देखिए कैसे उन्होंने हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा आपको पढ़कर मैं बताता हूं। देखिए, ये मोहम्मद रिजवान का ट्वीट है जिसमें वो साफ लिखते हैं, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, credits to the whole team, Abdullah Shafiq and Hassan Ali for making it easier. Extremely grateful to the people of Hyderabad for the hospitality and support throughout. This was for our brothers and sisters in Gaza. अब ये युद्ध इजराइल और हमास तक सीमित नहीं है और इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ अब 3 फ्रंट खुल चुके हैं। पहला फ्रंट गाजा पट्टी में है, जो जैसा कि आप जानते ही हैं, जहां से हमास के आतंकवादी इजराइल पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। दूसरा फ्रंट लेबनान में है, जहां आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने वहां की सेना की मदद से उत्तरी इजराइल के इलाकों पर आज मिसाइल हमले किए हैं। यानी अब इजराइल पर 2 तरफ से हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के आतंकवादी भी हमला कर रहे हैं और हमास के आतंकवादी भी हमला कर रहे हैं। और तीसरा फ्रंट सीरिया में खुला है, जहां से इजराइल के इलाकों पर आज हवाई हमले हुए हैं। यानी इजराइल अब इस युद्ध को 3 मोर्चों पर लड़ रहा है और वो तीनों मोर्चे इस समय 1, 2, 3 आपकी स्क्रीन पर हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। अमेरिका अब इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल होने लगा है। अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर आज भूमध्य सागर में इजराइल की सीमा के पास पहुंच गया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है जेराल्ड आर फोर्ड। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आधुनिक मिसाइल और लड़ाकू विमानों से लैस है और अमेरिका ने इसे खास तौर पर इजराइल की मदद करने के लिए वहां भेजा है। इसके अलावा अमेरिका का एक कार्गो प्लेन भी आज इजराइल पहुंचा, जिसमें हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप अमेरिका ने इजराइल को मदद के तौर पर भेजी है। यानी अमेरिका हथियार भी अभी इजराइल को दे रहा है, अपना समर्थन भी दे रहा है और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी उन्होंने वहां पर भेज दिया है। और जो हथियार अमेरिका ने भेजे हैं इजराइल के लिए, उनमें वो मिसाइल्स भी हैं जो हवाई हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस मदद पर तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सवाल पूछा है कि क्या अमेरिका इजराइल की मदद करके गाजा पट्टी के मुसलमानों का खून बहाना चाहता है और क्या उसे गाजा पट्टी के मुसलमानों के मानव अधिकारों की कोई चिंता नहीं। लेकिन इसी सवाल पर इजराइल ने भी तुर्की के राष्ट्रपति से सवाल पूछा है कि क्या मानव अधिकार सिर्फ गाजा पट्टी के मुसलमानों के हैं, इजराइल के लोगों के कोई मानव अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है कि इस युद्ध में आज शाम 7 बजे तक 2255 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें लगभग 1200 लोग इजराइल के हैं और 1055 लोग फिलिस्तीन के हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि उसके हवाई हमलों में हमास के 1500 आतंकवादी भी मारे गए हैं। इजराइल अगर हमास को भी खत्म कर देता है तो भी फिलिस्तीन का विवाद उसके लिए कभी खत्म नहीं होगा। और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं, दुनिया को यह समझना होगा कि हमास और फिलिस्तीन एक नहीं है। फिलिस्तीन की समस्या अलग है और हमास अलग है। हमास की विचारधारा अलग है और अगर इजराइल ने हमास को समाप्त कर दिया, जड़ से भी मिटा दिया, तो भी फिलिस्तीन की समस्या तब भी वैसे की वैसे ही उसके सामने रहेगी। हमास से पहले भी इजराइल में कई आतंकवादी संगठन आए और चले गए और हर बार जब जब इजराइल ने इन आतंकवादी संगठनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तब तब उनके बाद एक और नया आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में पैदा हो गया। यानी आज अगर इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ हमास को खत्म भी कर देता है तो भी फिलिस्तीन और उसकी भूमि विवाद जो उस पर चल रहा है, यह विवाद समाप्त तब भी नहीं होगा और भविष्य में कोई नया आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन के लिए एक दोबारा आवाज उठाएगा और इजराइल के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इजराइल इस बार हमास को पूरी तरह से खत्म करके गाजा पट्टी को अपने पूरे कंट्रोल में ले सकता है, लेकिन इतिहास कहता है कि इजराइल ये पहले भी कर चुका है और ऐसा करने के बाद भी उसकी मुश्किलें तब भी कम नहीं हुई थी। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य जानकारी है, आपके काम आएगी। आप याद कीजिए, वर्ष 1967 में जब अरब देशों से इजराइल का युद्ध हुआ, तब उसने 6 दिनों के अंदर ही तमाम अरब देशों से यह युद्ध जीतकर
पूरी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। यानी इस पूरे इलाके को इजराइल ने जीत लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। और वर्ष 2005 में गाजा पट्टी इजराइल की सेना के कब्जे में रहा था 2005 तक। इजराइल ने इस विवाद को खत्म करने के लिए तब गाजा पट्टी में यहूदियों को भी बसाने की कोशिश की। तो इजराइल ने पहले क्या किया, पूरा की पूरा कब्जा कर लिया 1967 में, और फिर उन्होंने सोचा कि हम यहां यहूदियों को भी बसा देते हैं पूरा इलाका, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है। और 2005 तक उन्होंने इसे अपने कंट्रोल में रखा। लेकिन वर्ष 2000 के बाद जब गाजा पट्टी के मुसलमानों में इन यहूदियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन उन्होंने शुरू किया, तो इजराइल के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। तो देखिए, जब आप किसी जगह की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है। इजराइल ने सोचा पूरे गाजा पट्टी पर कंट्रोल कर लो, अपने कब्जे में कर लो, कर लिया। उसके बाद सोचा कि यहां पर यहूदियों को बसा देते हैं, वो भी कर दिया। लेकिन उसके बाद वहां यहूदी और मुस्लिम आबादी के बीच हिंसक संघर्ष होने लगे। गाजा पट्टी में इजराइल का सुरक्षा खर्च इतना बढ़ गया कि उसने वर्ष 2005 में गाजा पट्टी के इलाके से अपनी सेना वापस बुला ली। और इसके बाद वर्ष 2006 में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में हमास को 132 में से 74 सीटों पर जीत मिली थी। तो इन चुनावों में हमास भी लड़ा, यानी हमास एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया और चुनाव में वो लड़े और 132 में से 74 सीटें उन्होंने जीती। और फतेह नाम की एक और पार्टी को तब 45 सीटों पर जीत मिली थी। ये दो पार्टियां थी। हमास के पास बहुमत था, इसलिए उसने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की नई सरकार का गठन किया। लेकिन फतेह पार्टी के विद्रोह की वजह से फिलिस्तीन में गृह युद्ध के हालात बन गए। यानी ये जो लोग हैं, ये आतंक तो फैला सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं, सिर तन से जुदा कर सकते हैं, लेकिन ये चुनी हुई सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। और उस समय जब इनकी सरकार, ये चुनाव भी जीत गए, सरकार भी बन गई, लेकिन तब भी वहां गृह युद्ध के हालात बन गए और स्थिति ऐसी हो गई कि हमास ने हमले करके गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में ले लिया। और तभी से हमास इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यानी तब हमास ने ही अपने ही इलाके को जबरदस्ती हथियारों के दम पर कब्जा लिया। हमास को दुनिया के सबसे खतरनाक और ISIS के बाद सबसे अमीर आतंकवादी संगठन माना जाता है। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में। हमास खुद को मुस्लिम ब्रदरहुड की एक राजनीतिक शाखा मानता है, लेकिन इजराइल समेत दुनिया के ज्यादातर देश उसे आतंकवादी संगठन ही मानते हैं। और इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। अभी इजराइल में फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों का प्रभाव 2 इलाकों तक सीमित है, जिनमें गाजा पट्टी में 20 लाख मुसलमान रहते हैं और वेस्ट बैंक में 30 लाख मुसलमान रहते हैं। इनमें भी हमास का नियंत्रण गाजा पट्टी के इलाकों में है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 365 वर्ग किलोमीटर है। यहां बड़ी बात यह है कि हमास के पास सिर्फ 15,000 लड़ाके हैं और गाजा पट्टी के जिन इलाकों पर उसका नियंत्रण भी है, उन इलाकों में गरीबी बहुत ज्यादा है। इसलिए कई बार यह सवाल उठता है कि हमास के पास इजराइल से युद्ध लड़ने के लिए हथियार और पैसा आखिर आ कहां से रहा है। इतनी शानदार कमांडो जैसी ट्रेनिंग उन्हें कौन दे रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में उसका नियंत्रण है वो इलाके बहुत गरीब हैं और इसीलिए वहां रेडिकलाइजेशन बहुत जबरदस्त है। अमेरिका का कहना है कि इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और ईरान जैसे देश हमास को फंडिंग करते हैं और इनमें भी ईरान हमास का सबसे बड़ा मददगार और गाइड है। वैसे हमास कहने के लिए तो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसके सालाना टर्नओवर के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी आपको छोटी नजर आएंगी। आप जानते हैं हमास का सालाना टर्नओवर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है और हमास को इस समय जो 15 सदस्यों वाली पोलिट ब्यूरो कमेटी चलाती है, उसका चीफ है इस्माइल हनिये, ये उसका नाम है। ऐसा कहा जाता है कि हमास का चीफ अभी कतर में है और जब हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, तब वो टीवी पर इस हमले की लाइव कवरेज देख रहा था और इस हमले के बाद उसने खुश होकर सजदा भी किया था, जिसका एक वीडियो हमें मिला है। अब देखिए, ये जो आयरन डोम है, इसके बारे में आपने भी सुना होगा। पूरी दुनिया में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतने सारे रॉकेट इजराइल में जाकर गिरे, उस समय उनका आयरन डोम उन्हें बचा क्यों नहीं पाया। तो इस आयरन डोम के 3 हिस्से हैं।
इनमें रेडार सिस्टम दुश्मन की तरफ से दागे गए हर रॉकेट को पहले डिटेक्ट करता है और अगर रॉकेट इस रडार सिस्टम से 70 किलोमीटर दूर भी हो तो भी वो उस रॉकेट का या मिसाइल का पता लगा लेता है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर उस रॉकेट को हवा में ही नष्ट करने के लिए अपने लॉन्चर को सिग्नल देता है और फिर आखिर में लॉन्चर से मिसाइल फायर होती है जो उस रॉकेट को अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हवा में ही नष्ट कर देती है। इस तरह से यह आयरन डोम काम करता है। हर आयरन डोम में 4 से 5 लॉन्चर्स होते हैं जो एक साथ 80 से 100 मिसाइल्स को दाग सकते हैं और इसीलिए इस आयरन डोम सिस्टम का सक्सेस रेट लगभग 96% तक माना जाता है। लेकिन 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट्स की वर्षा की तो इजराइल का यह आयरन डोम फेल हो गया और यह एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया और अजरबैजान जैसे देशों ने इजराइल से यही आयरन डोम सिस्टम इसलिए खरीदा क्योंकि वो इसे अचूक मानते थे। पूरी दुनिया इस आयरन डोम सिस्टम को अचूक मानती है और इसलिए इजराइल बड़े गर्व के साथ इस आयरन डोम को पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को बेचता है कि ये उन्हें सुरक्षित रखेगा, ये उनका सुरक्षा कवच है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि हमास जिन रॉकेट से इजराइल पर हमला कर रहा है उस रॉकेट की कीमत लगभग 25 से 75 हजार रुपए तक है। यानी जो रॉकेट हैं ये कोई बहुत उच्च क्वालिटी के रॉकेट नहीं है। एक रॉकेट की कीमत है 25 से 75 हजार रुपए। लेकिन आयरन डोम की जिन मिसाइल से 75 हजार रुपए के इन लोकल रॉकेट्स को नष्ट करना पड़ रहा है उस एक मिसाइल की कीमत है लगभग 33 लाख रुपए। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आतंकवादी जिस 75 हजार रुपए की मिसाइल को या रॉकेट को दाग रहे हैं इजराइल पर, उसे रोकने के लिए इजराइल आयरन डोम के जिस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है वो 33 लाख रुपए की है। 33 लाख रुपए की एक मिसाइल 75 हजार रुपए के एक रॉकेट को रोक रही है। यानी ये कितना महंगा सौदा है। यानी हमास का इजराइल पर एक रॉकेट दागने का खर्च ज्यादा से ज्यादा 75 हजार रुपए है और उस रॉकेट को हवा में नष्ट करने का इजराइल का खर्च कम से कम 33 लाख रुपए है। अब हम आपको हमास के उस कमांडर के बारे में बताएंगे जिसने इजराइल पर हमले की यह पूरी योजना बनाई थी। इस आतंकवादी का नाम है मोहम्मद जाइफ और यह हमास के मिलिट्री विंग का कमांडर है जिसे खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने कल गाजा पट्टी में उसके घर पर भी रॉकेट दागे। लेकिन हर बार की तरह यह आतंकवादी इस हमले में भी बच गया और इस हमले में उसके भाई, उसके भतीजे और परिवार के दूसरे लोगों की मौत हो गई, लेकिन यह बच गया। हमास के इस कमांडर को गेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। गेस्ट मतलब मेहमान, तो इसका एक निकनेम है गेस्ट। इसका जन्म वर्ष 1965 में गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था और 1996 में पहली बार इजराइल ने उसे एक बम विस्फोट का दोषी ठहराया था जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस आतंकवादी को जेल भेज दिया गया था, लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो उसने हमास को ज्वाइन कर लिया और फिर वर्ष 2002 में वो हमास के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर बन गया। 58 साल का मोहम्मद जाइफ एक हमले में अपनी एक आंख और एक हाथ खोने के बाद अब परमानेंटली व्हील चेयर पर रहता है। तो देखिए इसकी एक आंख नहीं है, इसका एक हाथ नहीं है और ये व्हील चेयर पर ही रहता है, चल भी नहीं सकता। इजराइल के एक हमले में 2014 में इसकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और अमेरिका ने 8 सितंबर 2015 को इसे एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। ये इजराइल की हिट लिस्ट में है और अब तक 7 बार इजराइल इस पर हमला कर चुका है, लेकिन हर बार वो बचने में सफल हो जाता है। और आज भी जब इजराइल ने उसे पकड़ना चाहा, मारना चाहा, तो वो बच निकला, जबकि वो खुद एक व्हील चेयर पर रहता है। तो एक व्हील चेयर पर बैठने वाला एक आप समझ लीजिए व्यक्ति जिसकी एक आंख नहीं है, जिसका एक हाथ नहीं है, वो इस समय हमास के ये सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड कर रहा है। हमास के सारे आतंकवादियों को, सारी रणनीति ये आदमी बनाता है। और गेस्ट इसे क्यों कहते हैं आप भी सोचते होंगे। गेस्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं भी एक दिन से ज्यादा रुकता नहीं है, किसी भी जगह ये 2 रात नहीं बिताता है, यानी ये लगातार मोबाइल रहता है। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये जब भी कहीं जाता है, किसी भी शहर में किसी भी जगह जाएगा तो एक मेहमान की तरह जाता है, एक गेस्ट की तरह जाता है। ऐसा गेस्ट जो सिर्फ कुछ घंटे वहां पर रहेगा और उसके बाद
किसी दूसरी जगह पर जाएगा। यानी ये लगातार मूवमेंट में रहता है, लगातार मोबाइल रहता है, और इसीलिए इसके बारे में इजराइल की सेना को या दूसरे देश की किसी सेना को कभी भी कोई पुख्ता जानकारी मिल नहीं पाती, इसीलिए यह बच जाता है। आज बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, महानायक भी आप उन्हें कहते हैं, अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है और आज अमिताभ बच्चन 81 वर्ष के हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है और लोगों में उनकी लार्जर देन लाइफ इमेज है। हम आपको आज वो 5 बातें बताएंगे जिन्हें आप अमिताभ बच्चन से सीख सकते हैं। उनकी फिल्में तो आपने बहुत देखी हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज उनके जन्मदिन पर आप उनसे सीख क्या सकते हैं? अमिताभ बच्चन ने जिस समय अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की वो 70s का दौर था, 70 का दशक, और उस समय के फिल्मी हीरो के जो लुक्स थे वो उसमें फिट नहीं बैठते थे, अनकन्वेंशनल लुक्स थे। ज्यादातर फिल्म निर्माताओं को लगता था कि अमिताभ बच्चन अपने अनकन्वेंशनल लुक्स की वजह से कभी हीरो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय और मेहनत से उस जमाने के तमाम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की सोच को गलत साबित कर दिया और हीरो ही नहीं बने बल्कि वो महानायक बने। अमिताभ बच्चन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बनी बनाई व्यवस्था को चुनौती दी और अपने आप को एक डिसरप्टर के रूप में तब उन्होंने स्थापित किया। जिस जमाने में बॉलीवुड में सिर्फ प्यार मोहब्बत की रोमांटिक फिल्में बनती थी, हीरो सिर्फ गाना गाते थे, उन्होंने उस पूरे बाजार को डिसरप्ट कर दिया और एंग्री यंग मैन के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई। और इसके बाद ही बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का एक नया दौर शुरू हुआ और एंग्री यंग मैन का किरदार उन्होंने लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले उससे लोगों का परिचय करवाया। ये कितना बड़ा डिसरप्टर था।